रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसको खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड कर रहे हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का काम है सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 को रिव्यू करना कि क्या ये सेक्शन 6A सही है या फिर इसे हटा देना है। अब सबसे पहली बात, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? अगर आप ठीक से नोटिस करो, जब हमारे यहां ब्रिटिश राज हुआ करता था तब हम ये नहीं कहते थे कि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं। हम कहते थे वी आर द सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश राज। सब्जेक्ट्स थे, सिटीजन नहीं थे। जब आप सब्जेक्ट कहते हो तो सब्जेक्ट का मतलब आपके पास कोई पावर नहीं होगी, लेकिन जब आप सिटीजन कहते हो तो जब कोई सिटीजन है तो उसके पास कोई राइट्स होंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो ऐसे राइट्स जब मिलते हैं तभी उसे सिटीजन या फिर नागरिक कहते हैं हम। अब अगर आप ठीक से नोटिस करो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 जो कि पार्ट 2 का हिस्सा है, ये क्लियरली बताते हैं सिटीजनशिप किसकी होगी, क्या होगी, किसके पास पावर होगी सिटीजनशिप टर्मिनेट वगैरह करने की। तो इसमें जो स्पेसिफिकली आर्टिकल 11 है वो कहता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है। वो जब चाहे किसी भी पर्सन के लिए एक लॉ बना सकती है इंडिया के लिए, जहां वो किसी की सिटीजनशिप रखनी है या फिर किसी को न्यू सिटीजनशिप देनी है, किसी की सिटीजनशिप टर्मिनेट कर देनी है, इन सब को लेकर वो लॉ बना सकते हैं। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 आपको दिख रहा है वो इसी आर्टिकल 11 का यूज करके पार्लियामेंट ने बनाया था। और उसमें ही क्योंकि कई बार अमेंडमेंट किए गए, आप देख सकते हो 6 बार अमेंड हुआ ये एक्ट, 1986, 92, 2003, 2005, 2015 एंड इवन रिसेंटली 2019। तो ये जो सेक्शन 6A है ये भी एक बार अमेंड होके ही आया है। क्या हुआ था, आप अगर ठीक से देखो 1947 के बाद आप देखते हो कि इंडिया के लिए 2 बॉर्डर्स हैं, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान। आज के टाइम पे मान लो वो बांग्लादेश है, लेकिन पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था। और क्योंकि हमारे रिश्ते भी अच्छे नहीं थे और इवन पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी थी, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की नहीं बन रही थी, आइडेंटिटी क्राइसिस बंगाली पीपल को लेकर बन रहा था। तो ईस्ट पाकिस्तान में कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट हमने देखी, बहुत इश्यूज निकल के आ रहे हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट, इकोनॉमिकली भी चीजें कुछ अच्छे नहीं चल रही। तो जब ऐसी चीजें होती है तो लोग दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। अब क्योंकि बांग्लादेश की बॉर्डर आपको असम के साथ, वेस्ट बंगाल, ये सब रीजन में दिखेगी। तो क्या हुआ, इवन 1971 का जो वॉर हुआ, जब बांग्लादेश हमने आजाद होते देखा है, उससे पहले भी बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा था असम में। और 1971 के वॉर के बाद भी ये माइग्रेशन कंटिन्यू किया। तो ये जो माइग्रेशन असम में बहुत ज्यादा हो रहा था, इस वजह से असम के लीडर्स और असम की जो पॉपुलेशन है उन्हें डर लगने लगा कि हमारा कल्चर, हमारी डेमोग्राफी पूरी तरीके से बिगड़ रही है। तो इस चीज को नोटिस करते हुए वहां पर हमने देखा एक बहुत ही लंबी मूवमेंट चली। तो जब राजीव गांधी की सरकार थी 1985 के आसपास, उस टाइम पर एक असम अकॉर्ड साइन किया गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, असम की स्टेट गवर्नमेंट और जो लीडर्स थे इस मूवमेंट के, ये तीनों पार्टीज थी। असम अकॉर्ड जब साइन हुआ उसमें क्लियरली मेंशन था, जो भी लोग, ये जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ना बांग्लादेश से, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं असम में, तो हमें इन फॉरेनर्स को वापस भेजना है। तो जब असम अकॉर्ड साइन हुआ उसमें एक डेट फिक्स की गई कि जो 25 ऑफ मार्च है 1971, क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश लिबरेट हुआ था। तो इस डेट के पहले अगर कोई आया हो तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस डेट के बाद अगर कोई भी पर्सन असम में आया है तो उसे हम फॉरेनर मानेंगे और उस पर्सन को हम डिपोर्ट करके वापस बांग्लादेश में भेज देंगे। स्पेसिफिकली अगर मुझे डिटेल्ड बात करनी है सेक्शन 6A की, वो कहता है कि अगर कोई पर्सन 1966 1 जनवरी इससे पहले आया था, इससे पहले अगर वो इंडिया में आया था, तो उसे हम मान लेंगे कि आप तो सिटीजन ही हो हमारे, इस डेट से पहले। जो पर्सन 1966 जनवरी 1 से लेकर 25 ऑफ मार्च 1971 इसके बीच में आया, उसको इन्होंने कहा कि चलो आप भी, क्योंकि लिबरेशन वॉर से पहले आए हो, तो पहले तो आप फॉरेनर तो हो, मान लेंगे हम, लेकिन अगर आप 10 साल तक यहां पर रह चुके हो, रेसिडेंस है आपका 10 साल से, और आपका बिहेवियर भी अच्छा है और कुछ छोटी मोटी कंडीशंस है, उसको अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आपको हम सिटीजनशिप दे देंगे। माना पहले तो फॉरेनर, लेकिन बाद में सिटीजनशिप देने का प्रावधान, प्रोविजन भी बनाया।
लेकिन जैसे मैंने कहा, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद जो भी लोग आएंगे आफ्टर 25 मार्च 1971, क्लियरली कह दिया कि ये सारे के सारे फॉरेनर्स है और इन्हें हम सिटीजनशिप देंगे भी नहीं, इनको वापस जाना पड़ेगा बांग्लादेश, ऐसी बात क्लियरली की गई। अब क्योंकि अब ऐसी बात हुई है, असम अकॉर्ड हो गया, थोड़ा बहुत हम असम को स्टेबल करना भी चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों में इस सेक्शन 6A के इंप्लीमेंटेशन में भी कई सारे चैलेंजेस आपको दिखेंगे। पहली चीज, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है, जो आज के टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चेक कर रही है। क्योंकि पहली चीज आ जाती है आपका आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कहा आर्टिकल 5 से 11 में सिटीजनशिप एक्ट को लेकर बातें होंगी, सिटीजनशिप को लेकर बातें होंगी। आर्टिकल 6 में भी कुछ डेट्स मेंशन्ड है। आर्टिकल 6 कहता है कि जो भी पर्सन 19 जुलाई 1948, देखो हमारा पार्टीशन वगैरह हुआ था उसके बाद की ये डेट है, उस टाइम पीरियड की, इस डेट से पहले अगर कोई पाकिस्तान से या फिर कहीं से इंडिया में आया है, तो उस टाइम पे तो यही बांग्लादेश वाला रीजन ईस्ट पाकिस्तान ही है, तो बांग्लादेश से भी कोई पर्सन इस डेट से पहले आया है और उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, इनमें से कोई, स्पेसिफिकली पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, इनमें से अगर कोई इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन बॉर्न है, तो ऐसे पर्सन को हम सिटीजनशिप दे देंगे या फिर मान लेंगे कि आप सिटीजन हो इंडिया के। ये हमारा आर्टिकल 6 ऑलरेडी कहता है। नाउ देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमने क्या कहा, यहां जो सेक्शन 6A है, इन्होंने तो कुछ और ही डेट्स बताई है, तो ये आपके एक्ट की डेट्स कॉन्स्टिट्यूशन की डेट के साथ मैच नहीं कर रही, तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माने हम। दूसरी चीज आ जाती है आर्टिकल 14 को लेकर। बात यह है कि सारा सेक्शन 6A का मुद्दा असम को लेकर है, पूरे इंडिया की बात नहीं कही हमने, तो आपने सेक्शन 6A सिर्फ असम के लिए लेके आ गए आप। और हमारा आर्टिकल 14 स्पेसिफिकली कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहां है इक्वालिटी? आपने एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए ही स्पेसिफिक रूल कैसे बना दिया ऐसे फॉरेनर्स को डिपोर्ट करने का? भाई फॉरेनर्स आए होंगे तो बाकी स्टेट्स में भी तो आए होंगे, तो ये भी एक इशू है इस चीज को लेकर। दूसरा है डेमोग्राफिक इंपैक्ट। आपको मानना तो पड़ेगा, जब इतने सारे फॉरेनर्स इमिग्रेंट्स आएंगे तो जिस जगह पर वो आएंगे वहां की डेमोग्राफी थोड़ी सी बदल तो जाएगी। जितने लोग वहां बंगाली या फिर इंडियन बंगाली थे, उसमें अगर जब दूसरी पॉपुलेशन आ जाएगी तो कल्चरल टसल होगा। रिसोर्सेस कम है, उन कम रिसोर्सेस में सब लोग अपनी तरफ से कोशिश करेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो डेमोग्राफिक इंपैक्ट होगा ही होगा। दूसरी चीज इसमें नोटिस करो, जब आप ऐसा अकॉर्ड वगैरह करते हो, सेक्शन 6 है जिसमें हमने कहा कि जो 71 से पहले आए उनको हम सिटीजन मान लेंगे, तो इसका मतलब आपने क्या किया कि जो इलीगली आए थे, लीगली तो नहीं आए ना भाई, कोई वीजा लेके कोई परमिशन लेके तो नहीं आए, जो इलीगली आए थे आपने उन्हें सिटीजनशिप दी। इसका मतलब क्या है? आप लेजिटिमाइज कर रहे हो इलीगल काम को, और ऐसा अगर आप करते हो तो लोग तो यही समझेंगे कि चले जाओ, कुछ दिन बाद तो सिटीजनशिप मिल ही जाएगी। तो इससे और ज्यादा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आ सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। एंड एट लास्ट इट्स ऑल अबाउट कल्चर। असम का कल्चर खतरे में है, ये सोच के भी लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ एक और बात हम सुनते हैं एनआरसी को लेकर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। क्या होता है एनआरसी? एनआरसी मान लो कोई एक रजिस्टर बना रहे हैं, हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, एक लिस्ट बनाई कि कौन से लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं और कौन जो बाहर से आए हुए हैं। तो ऐसा बस एक रजिस्टर या डेटाबेस बनाना, इसी को हम एनआरसी कहते हैं। अब ये तो जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए, उनके देश में फॉरेनर्स कितने हैं, इंडियंस कितने हैं या फिर अपने सिटीजन्स कितने हैं, पता होना जरूरी है। तो ये अलग से चल रहा है, इसका डायरेक्टली रिलेशन है नहीं। और अभी जो असेस किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा, उसका इससे कोई खास लेना देना है नहीं। एनआरसी सबसे पहले आप देखते हो 1951 में पब्लिश किया गया था इंडिया ने। उसके बाद ना कभी हमारा एनआरसी अपडेट हुआ, ना प्रोवाइड किया गया। बात होती है कि उसे अपडेट करना चाहिए क्योंकि इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा 1971 वॉर के बाद भी बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हमने देखा है, तो एनआरसी अपडेट होना चाहिए। अभी के लिए असेसमेंट के लिए बात सिर्फ सेक्शन 6A की चल रही है। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज।